हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर स्टडी चैनल स्टडी विद आरजे। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को दिवाली की शुभकामनाएं। यह त्यौहार आपके लिए खुशियाँ लाए। इस त्यौहार पर आप सभी ये प्रण लें कि अब टाइम वेस्ट बिल्कुल ही नहीं करेंगे जब तक कि रीट में सिलेक्शन न हो जाए। दोस्तों, इस वीडियो में हम रीट एग्जाम के लिए मनोविज्ञान की टेस्ट सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं। ये हमारा टेस्ट नंबर 5th है, जिसमें 5th यूनिट को कवर किया जाएगा। आपको हमेशा की तरह टारगेट रखना है कि इन 30 प्रश्नों में से 25 से ज़्यादा सही हो। वीडियो को पूरा देखना है और अपना जो भी स्कोर बनता है वह कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। दोस्तों, यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इसको अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें, यही हमारा मोटिवेशन है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस टेस्ट का पहला क्वेश्चन इस प्रकार है। क्वेश्चन है, बालकों का मुक्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 में से किस पर ध्यान नहीं दिया गया है? अध्यापक को प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान करना, घुमंतु बालकों के प्रवेश को सुनिश्चित करना, एकेडमिक कैलेंडर को निर्धारित करना या 14 वर्ष के पश्चात की शिक्षा। तो दोस्तों, मैं आपको 5 सेकंड का समय दूंगा, इसके बाद मैं इसका आंसर बता दूंगा। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, 14 वर्ष के पश्चात की शिक्षा। आप सभी को पता है कि आरटीई एक्ट 2009 में 6 से 14 वर्ष के जितने भी बच्चे होते हैं उनका शिक्षा का प्रावधान है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक को निम्न में से किस दायित्व को पूरा करना होगा? विद्यालय में नियमित रूप समय पर उपस्थित होना होगा, पाठ्यक्रम का संचालन कर पूरा करना होगा, संपूर्ण पाठ्यक्रम को निर्धारित समय पर पूरा करना होगा और उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। ये सभी प्रावधान इसके अंतर्गत अध्यापक को पूरा करना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्रियात्मक अनुसंधान की अवधारणा को शिक्षा के क्षेत्र में लागू करने का श्रेय किसको जाता है? स्टीफन एम कोरे, मुनरो, स्किनर या कोई नहीं? तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है स्टीफन एम कोरे, ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आरटीई एक्ट 2009 के अंतर्गत किसी भी अध्यापक को निम्न में से किस कार्य के लिए नहीं लगाया जा सकता? 10 वर्ष के पश्चात होने वाली जनगणना में, आपदा राहत कार्य में, चुनाव संबंधी कार्य में या पल्स पोलियो कार्यक्रम में? तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, पल्स पोलियो कार्यक्रम में अध्यापक को नहीं लगाया जा सकता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निर्माणात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य है प्रगति पर गौर करना एवं उपचारात्मक अनुदेशन की योजना बनाना, विद्यार्थियों की समझ का पता लगाना, अध्यापक के उद्देश्य की पूर्ति का पता लगाना या ग्रेड्स प्रदान करना? तो दोस्तों, निर्माणात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य है ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर है प्रगति पर गौर करना एवं उपचारात्मक अनुदेशन की योजना बनाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छात्र गणितीय गणना में गति प्राप्त कर सकते हैं चर्चा या वाद विवाद द्वारा, मौखिक कार्य द्वारा, लिखित कार्य द्वारा या अभ्यास द्वारा? तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, अभ्यास द्वारा। छात्र गणितीय गणना में गति प्रदान कर सकता है अभ्यास द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य है अनुशासन बनाए रखना, केवल परीक्षा करवाना, केवल प्रश्न पत्र बनवाना या अधिगमकर्ता की उपलब्धि जानना एवं सुधार करना? तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, अधिगम की उपलब्धि जानना एवं सुधार करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समग्र और सतत मूल्यांकन विद्यार्थी के लिए उपयोगी परंतु शिक्षक के लिए भार है। समग्र और सतत मूल्यांकन में शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच निकट संबंध आवश्यक है। शिक्षण के दौरान भी संभव है। इससे ही विद्यार्थी के व्यक्तित्व का विकास संभव है। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, समग्र और सतत मूल्यांकन में शिक्षक और शिक्षार्थियों के बीच निकट संबंध होना आवश्यक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छे मूल्यांकन की कौन सी एक विशेषता नहीं है? वैधता, विश्वसनीयता, निदानात्मकता या नकारात्मकता? तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर 4, नकारात्मकता। यह एक अच्छे मूल्यांकन की विशेषता के अंतर्गत नहीं आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन पाठ्यचर्या 2005 का मार्गदर्शी सिद्धांत नहीं है? ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना, पढ़ाई को रटने की प्रणाली से मुक्त करना, अंग्रेजी भाषा में शिक्षा देना या बच्चों को चहुमुखी विकास के अवसर प्रदान करना? तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, अंग्रेजी भाषा में शिक्षा देना। पाठ्यक्रम 2005 का मार्गदर्शी सिद्धांत नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर 3
सही है, अंग्रेजी भाषा में शिक्षा नहीं देना इस सिद्धांत के अंतर्गत शामिल नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आरटीई एक्ट का संबंध किस आयु वर्ग के बच्चों से है? 0 से 5 वर्ष, 6 से 11 वर्ष, 6 से 14 वर्ष या 14 से 18 वर्ष? तो दोस्तों आरटीई एक्ट 2009 का संबंध 6 से 14 वर्ष के जो आयु वर्ग के बच्चे होते हैं उनसे संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी शिक्षण में उपलब्धि की जांच की जा सकती है बुद्धि परीक्षण से, निबंधात्मक परीक्षण से, व्याख्यात्मक परीक्षण से या उपलब्धि परीक्षण से? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, उपलब्धि परीक्षण से हिंदी शिक्षण की उपलब्धि की जांच की जा सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम देश भर में कब लागू हुआ? 1 अप्रैल 2009 से, 1 अप्रैल 2010 से, 1 अक्टूबर 2009 से व 1 मई 2010 से? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 1 अप्रैल 2010 से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी में ज्ञानात्मक प्रक्रिया है? खेलना, प्रतिवर्ती क्रियाएं, चिंतन या दौड़ना? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, चिंतन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षण की प्रकृति होती है। शिक्षण एक भाषाई प्रक्रिया है, शिक्षण एक निर्देशन की प्रक्रिया है, शिक्षण एक अंतः क्रिया है या उपरोक्त सभी? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। चलिए आगे देखते हैं। सीखने के आकलन का आधार है पुनः स्मरण, व्यवहारिक परिवर्तन, रट लेना या उक्त में से कोई नहीं? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है व्यवहारिक परिवर्तन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आदर्श अध्यापक में कौन सी विशेषता होनी चाहिए? प्रभावी व्यक्तित्व होना चाहिए, मनोविज्ञान का ज्ञाता होना चाहिए, पक्षपात रहित होना चाहिए या उक्त सभी? तो दोस्तों एक आदर्श अध्यापक के लिए यह तीनों ही विशेषता होनी चाहिए। उसका प्रभावी व्यक्तित्व होना चाहिए, मनोविज्ञान का ज्ञाता होना चाहिए, पक्षपात रहित होना चाहिए। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उस शिक्षक को सबसे सफल समझना चाहिए जो कि पाठ की व्याख्या कर सके, पाठ्य पुस्तक को ठीक से पढ़वा सके, विवेचना आरंभ कर सके या विद्यार्थियों को प्रेरित कर सके? तो दोस्तों उस शिक्षक को सबसे अधिक सफल माना जाएगा जो विद्यार्थियों को प्रेरित कर सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षण एक प्रक्रिया की भांति सम्मिलित करता है केवल विद्यार्थी को, विद्यार्थी व शिक्षक को, विद्यार्थी शिक्षक और माता को, विद्यार्थी शिक्षक और पाठ्यक्रम को? तो दोस्तों एक शिक्षण में विद्यार्थी, शिक्षक और पाठ्यक्रम सम्मिलित होते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप वस्तुनिष्ठ प्रश्नों वाली परीक्षा के समर्थक हैं क्योंकि अध्यापक अंक देने में मनमानी नहीं कर सकता, मूल्यांकन निष्पक्ष होता है, कम मेहनत करनी पड़ती है, आजकल इसका ही प्रचार है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, मूल्यांकन निष्पक्ष होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगमन विधि में शिक्षण सूत्र का प्रयोग होता है सूक्ष्म से स्थूल की ओर, नियम से उदाहरण की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर या उपरोक्त सभी? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर 3, ज्ञात से अज्ञात की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत नहीं है हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत या मातृभाषा? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर 3, संस्कृत भाषा, यह त्रिभाषा के सूत्र के अंतर्गत नहीं आती है। चलिए आगे देखते हैं। एनसीएफ 2005 में कुल अध्याय हैं 4, 5, 6 या 7? तो दोस्तों आपको इस क्वेश्चन में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। एनसीएफ 2005 में कुल अध्याय 5 हैं। अब कौन कौन से अध्याय हैं आप या तो राइट डाउन कर लेना या अभी सुन लें। तो दोस्तों इसमें पहला है परिप्रेक्ष्य, दूसरा है सीखना व ज्ञान, तीसरा है पाठ्यचर्या के क्षेत्र, स्कूल की व्यवस्था व आकलन, चौथा है विद्यालय और कक्षा का वातावरण और पांचवा है व्यवस्थापन सुधार। तो दोस्तों एनसीएफ 2005 पूछा इसमें, तो इसकी धारा है कुल अध्याय हैं 5। और अगर आपको आरटीई एक्ट की धारा पूछ ले कुल आरटीई एक्ट में कितनी धारा है, तो आपको ध्यान रखना है उसमें 38 टोटल धाराएं हैं। और अगर अध्याय पूछ ले उसमें आरटीई एक्ट में, तो
तो आपको ध्यान रखना है टोटल अध्याय है 7, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एनसीएफ 2005 किस सूत्र का पालन करता है? अज्ञात से ज्ञात, प्रमाण से प्रत्यक्ष, स्थूल से सूक्ष्म या विशिष्ट से सामान्य? तो दोस्तों एनसीएफ 2005 स्थूल से सूक्ष्म सूत्र की पालना करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निजी स्कूलों में गरीब बच्चों के लिए सीटें आरक्षित हैं 25%, 26%, 40% या 45%? तो दोस्तों निजी स्कूलों में गरीब बच्चों के लिए 25% सीटें आरक्षित है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं। यशपाल समिति रिपोर्ट 1993 का विषय है शिक्षा में आईसीटी, बिना बोझ के सीखना, प्रसारण के माध्यम से सीखना या उक्त में से कोई नहीं? तो दोस्तों यशपाल समिति रिपोर्ट 1993 में आई थी, उसका जो मेन विषय था उसका सही आंसर है बिना बोझ के सीखना। ऑप्शन नंबर 2 सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आरटीई एक्ट 2009 में कुल कितने अध्याय हैं? ऑप्शन है 6, 7, 9 या 5? तो दोस्तों आरटीई एक्ट 2009 पूछा है, तो इसमें कुल अध्याय हैं ऑप्शन नंबर 2 7 तो इसमें अध्याय हैं, और अगर धारा पूछ ले तो धारा है 38, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड परिणाम था कोठारी आयोग का, एनएफसी 2005 का, एनपीएफ 1986 का या एनसीएफ 2000 का? तो दोस्तों ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड परिणाम एनपीएफ 1986 का था। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मूल्यांकन की गुणात्मक तकनीक है परीक्षण, प्रश्नावली, साक्षात्कार या अनुसूची? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 साक्षात्कार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा के अधिकार के तहत प्राथमिक कक्षा शिक्षक का छात्र अनुपात है 1:30, 1:35, 1:40 या 1:45? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 1:40, मतलब 40 स्टूडेंट पर एक शिक्षक का होना अनिवार्य है प्राथमिक कक्षा के अंतर्गत। तो दोस्तों आज के ये 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, और दोस्तों मैंने आज एक प्रैक्टिस क्वेश्चन लाए हैं जो पिछले टेस्ट में पूछा था, तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं। और क्वेश्चन है सृजनात्मकता प्रारंभ कौन सी अवस्था से हो जाती है? शैशवावस्था से, बाल्यावस्था से, किशोरावस्था से या प्रौढ़ावस्था से? तो दोस्तों इसका जो आंसर है आप कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है स्टडी विद आरजे, तो आप इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों आप सभी को दिवाली की शुभकामनाएं।